देखोगे तो मिल जाएंगी हर मोड़ पे लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। दोस्तों, आज नेल्ली के फसाद पे बात होगी। ये कांग्रेस के रोशन ज़माने का सबसे बड़ा फसाद है, आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फसाद। नई नस्लों को इसके बारे में कुछ पता नहीं। कल 18 फरवरी 2023 को इस फसाद को होके 40 साल पूरे हो गए। ठीक 18 फरवरी 1983 को सिर्फ 6 घंटे में 2600 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी नेल्ली में। यह सरकारी आंकड़ा है। गैर सरकारी आंकड़े जो अलग अलग समितियों ने खोज करके बताए थे वो 5 से 6 हज़ार बनते हैं। यानी 5 से 6 हज़ार मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था। अब आप कहेंगे 40 साल पुराने मुर्दे उखाड़ करने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि जिस कौम का कोई इतिहास नहीं होता उसका ना वर्तमान होता है ना भविष्य होता है। इतिहास में जो अत्याचार हुए हैं उन अत्याचारों को अगर जो भुला दिया गया तो कौम की हालत वो गजनी के वैसी हो जाती, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। अपने ऊपर हुए अत्याचारों को जो कौम याद रखती है और अपनी अगली पीढ़ी को पासान करती है तो अगली पीढ़ी सावधान हो जाती है। जैसे कि यहूदी करते हैं। यहूदियों ने कभी होलोकॉस्ट को नहीं भूला। वो होलोकॉस्ट को इतना प्रचारित करते हैं आज भी कि ऐसा लगता है कि चंद सालों की बात है या चंद दिनों पहले की बात है कि हिटलर ने जूस का इतना बड़ा कत्ल कर दिया। वो वीपिंग वॉल को भी नहीं भूलते। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो जो वीपिंग वॉल है इजराइल में, जेरूसलम में, वहां जाके जो दीवार को हाथ लगा के ये रोते हैं यहूदी, तो लोग ये समझते हैं वो इबादत करते हैं। एक्चुअली वो इबादत नहीं करते, वो हैकले सुलेमानी के मिस्मार होने का गम मनाते हैं, उसको गम को ताज़ा करते हैं, रोते हैं और अपने अंदर ये एनर्जी लेते हैं कि हम दोबारा हैकले सुलेमानी ताबीर करेंगे और उससे एनर्जी लेके एक नया निश्चय करके वहाँ से निकलते हैं। मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसके नौजवानों को मोटे मोटे 5 फसाद भी बताओ, उसके तफसीलात बताओ, थोड़े थोड़े नहीं बता सकते, क्यों? तो हमने कभी फसादों से सबक सीखा ही नहीं। फसादों की बात फसादों के वक्त नहीं, शांतता के वक्त की जानी चाहिए। तो आज इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अगरचे इतिहास को याद रखेंगे तो हाल में और मुस्तकबिल में हम पर अत्याचार नहीं हो सकते, क्योंकि हम होशियार हो जाते हैं। इतिहास इसीलिए सीखना ज़रूरी है कि इतिहास से सबक लिया जा सके और इतिहास में जो गलतियां, जो गफलतें हुई हैं वो ना दोहराई जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये तो प्रस्तावना हुई। असल में बात ये हुई कि ये दौर इंदिरा गांधी का दौर था। इंदिरा गांधी की महत्वाकांक्षा के चलते पूर्व पाकिस्तान से पश्चिम पाकिस्तान को अलग किया गया मुक्ति वाहिनी के जरिए और बांग्लादेश का एक जन्म हुआ और बांग्लादेश को बनाने का सेहरा मिसेस इंदिरा गांधी के सर गया। संसद में जिनकी तारीफ अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा के रूप में की थी, हम सब जानते हैं। उस वक्त यह हुआ था कि पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचारों की वजह से कई बांग्लादेशी मुसलमान अपनी जान बचाकर भागकर भारत की सीमा में आ गए थे। तो भागकर आए थे तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाए गए, बाज़ाब्ता उनको बुलाया गया, उनके लिए राहत शिविरें लगाई गई, उनको राशन कार्ड, आई कार्ड सब दिए गए। यहां तक कि उस वक्त 1971 में पेट्रोल पे सेस लगाया गया, उनके लिए विशेष डाक टिकट जारी किया गया जिस पे शरणार्थी सर पे गट्ठे लेके आ रहे थे, ऐसा चित्र लाल कलर का टिकट छपा गया और इस तरह पैसा जमा करके उनको बाज़ाब्ता असम में बसाया गया। असम की बॉर्डरें खोल दी गई थी। अब कोई कहते हैं वो 10 लाख आए, कोई कहते हैं 15 लाख आए और आसू आसाम स्टूडेंट्स यूनियन का तो कहना है कि 70 लाख आए थे।
एनआरसी का मुद्दा जो था वो भी इसी वजह से था कि वे 70 लाख आए वो है, लेकिन जब कैलकुलेशन किया गया तो टोटल 15 लाख निकले और उसमें भी 8 लाख हिंदू भाई थे और 5 या 6 लाख बड़ी मुश्किल से मुसलमान निकले। तो वहां से जब आए तो हिंदू मुसलमान दोनों आए, लेकिन ठिकरा मुसलमानों के नाम पे फोड़ा गया। लेकिन उस वक्त उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी गई, उनको बाज़ाब्ता भारत का नागरिक घोषित किया गया और सबसे बड़ी बात उनको मतदान का अधिकार दिया गया। और उसी मतदान के अधिकार पर ये लोग जो बांग्लादेश से आए थे कांग्रेस के एहसान तले दबे थे और ये आंख मूंछ के कांग्रेस को वोट देते थे और वर्षों तक कांग्रेस ने असम में उन्हीं के बूते पर राज किया। लेकिन हुआ ये कि जब रेलवे मिनिस्टर गनी खान चौधरी को लेकर इंदिरा गांधी ने 1983 में असम का दौरा किया और असम स्टूडेंट जो वहाँ यूनियन बनी थी आसू, तो उसके विरोध के बावजूद इन्होंने इलेक्शन की घोषणा कर दी। आसू इसलिए बनी थी कि आसाम के जो मूल निवासी थे उनको इस बात का डर लग रहा था कि ये जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं जो बंगाली भाषा बोलते हैं, फिर वो हिंदुओं के प्रति भी उनके दिल में नाराजगी थी और मुसलमानों के प्रति भी उनके दिल में नाराजगी थी। गोया के हर बंगाली बोलने वाले के खिलाफ उनके मन में नाराजगी थी। वो वहां के स्थानिक कल्चर को बचाना चाह रहे थे और उसके लिए वो इनकी वोटिंग का विरोध कर रहे थे। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग जाने वाली थी, इसलिए जबरदस्ती से इंदिरा गांधी ने वो इलेक्शन थोप दिए और उसके बदले में आसू और उसके समर्थकों ने नेल्ली एक 3 नदियों के डेल्टा में बसा हुआ एक इलाका है जहां पर मैक्सिमम मुसलमान रहते थे, तो चारों तरफ से बाज़ाब्ता हकारे लगाकर ढोल बजाकर ड्रम बजाकर, जैसा शिकारी एक तरफ शिकार को लेके जाते बजाते और दूसरे तरफ से वो आते हैं शिकारी, उसी तरह से बाज़ाब्ता उनको एक जगह करके मात्र 6 घंटों में 2600 लोगों को मारा गया। और जब तक इंदिरा गांधी वहां पहुंची एक भी लाश उनको नजर नहीं, सबको नदी में बहा दिया गया था। इसके बाद आईएएस केपी त्रिवेदी की एक समिति बनाई गई और समिति ने व्यापक छानबीन की और छानबीन करके रिपोर्ट दी। और जैसे कि कांग्रेस सरकार का कल्चर रहा है, वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। टोटल 688 एफआईआर दाखिल हुए और 299 लोगों को 299 चार्जशीट दाखिल हुए, लेकिन एक को भी सजा नहीं हुई। ये था वो फसाद। दोस्तों, ये वो कौम है जिसके बारे में यह कहा गया है कि मोमिन की फिरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। यह है हमारी फिरासत कि हमारे ऊपर इतिहास में जो अत्याचार हुए उसको वो भी हमको याद नहीं है, हमारी फिरासत है। असल में इसको याद दिलाने का ये मतलब नहीं है कि इंदिरा गांधी के ज़माने में जो कांग्रेस के ज़माने में जो गलती हुई और जो फसाद हुए और जिसमें इतने लोग मासूम लोग मारे गए, उसका बदला राहुल गांधी की आज की कांग्रेस से ले जाए, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अवेयरनेस आए ताकि हम किसी एक पार्टी के पक्ष में अंधभक्तों की तरह ना कुदी मार के उनके पीछे पड़ जाए। सावधान रहे, फिर हर पार्टी के लिए ऑप्शन खुला रखें। सियासत में वही कौम कामयाब हो सकती है जो अपने पत्ते बंद रखती है। हम तो इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ही कांग्रेस के समर्थन में चले जाते हैं। ऐसे नहीं, कांग्रेस का समर्थन किसी जगह पे करना जरूरी है तो करना चाहिए, कहीं रीजनल पार्टियों को करना है तो वहां करना चाहिए, तो हमारे पत्ते ओपन नहीं होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी में 2 ही बातें तय करती है किसी भी कौम का भविष्य, एक तो उनकी नफरी यानी उनकी तादाद और दूसरा उनकी सियासी सूझबूझ। तो सियासी सूझबूझ को डेवलप करने के लिए माजी में हमारे साथ क्या हुआ था वो हमको याद रखना चाहिए। बस इतना ही मकसद था इसका वीडियो का, इसके सिवा कोई मकसद था दूसरा कोई मकसद नहीं था। उम्मीद है कि आप लोग
इस वीडियो के में दी गई फैक्ट्स को सोचेंगे और ख़ुद इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मवाद जो है वो इंटरनेट में मौजूद है, ताकि हम अवेयर हो सके और अपनी नस्लों को पता चल सके कि क्या हमारे साथ माजी में हुआ था, ताकि हम भविष्य में किसी भी पार्टी के साथ जाने से पहले सावधानी के साथ उनके साथ डील कर सकें। अंदाज़े बयां घरचे कोई शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे इस विश्लेषण पे सोचिए ज़रा।